बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे बेहतरीन कारकर्दगी पर 10 वफाकी वजारतों में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम। मुराद सईद का पहला, असद उमर का दूसरा और सानिया निश्तर का तीसरा नंबर है। तारीफी सर्टिफिकेट पाने वालों में शेख रशीद, श्री मजारी भी शामिल हैं। खुसरो बख्तियार, अब्दुल रज़ाक दाऊद, मोईद यूसुफ और फखर इमाम भी शामिल हैं। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को मराद देंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि सज़ा और जज़ा के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। गवर्नेंस का मतलब अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाना होता है। कारकर्दगी में नंबर 1 आने पर वज़ीर आज़म ने मुराद सईद को मुबारकबाद भी दी। बेहतरीन कारकर्दगी पर 10 वफाकी वजारतों में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मुराद सईद का पहला, असद उमर का दूसरा और सानिया निश्तर का तीसरा नंबर है। तारीफी सर्टिफिकेट पाने वालों में शेख रशीद, श्री मजारी भी शामिल हैं। खुसरो बख्तियार, अब्दुल रज़ाक दाऊद, मोईद यूसुफ और फ़खर इमाम भी शामिल हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया, बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को मराद देंगे। सज़ा और जज़ा के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि गवर्नेंस का मतलब अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाना होता है। कारकर्दगी में नंबर 1 आने पर वज़ीर आज़म ने मुराद सईद को मुबारकबाद भी पेश दी। एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान के यौम हिसाब का दिन आ चुका है। उनकी काबीना के 5 वजीर पार्टी टिकट की गारंटी पर तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए तैयार हैं। इमरान खान की काबीना इनाम की नहीं, चार्जशीट की मुस्तहिक है। इमरान नियाजी साहब, आप तो करप्शन का वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, आप दूसरों को चोर डाकू कैसे कह सकते हैं? और आज मज़ा लतीफ़ा देखिए कि 10 वजीरों को इनाम देने लगे हैं। ये 10 वजीर इनाम के मुस्तहक नहीं है। इमरान नियाजी और पूरी काबीना चार्जशीट की मुस्तहक है। ये पाकिस्तान के अवाम को धोखा देने के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अब इमरान खान का यौम हिसाब करीब आ चुका है और हुकूमत के वजीर जो कहते हैं कि ये अदम एतमाद ला के देख लें, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इमरान नियाजी की काबीना के 5 वजीर हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं। आज अगर हम उनको टिकट की गारंटी दे दें तो वो इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि एहतसाब का नारा लगाने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। झूठ पर झूठ बोलने से अवाम का पेट नहीं भरता। कमर कसली, अब हुक्मरानों पर अदम एतमाद होगा। पीडीएम फैसला करेगी, तहरीक अदम एतमाद पहले विफाक में आएगी या सूबे में। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं 4 सालों से कह रहा हूं कि नियाजी साहब, आपके झूठों से इस कौम का पेट नहीं भरता। मैं ये कहूंगा कि हमने कमर बांध ली है और इंशाअल्लाह ताला तहरीक अदम एतमाद के लिए भी हम यकसू हैं और ये फैसला पीडीएम और तमाम सियासी जमातें मिलकर करेंगी कि क्या पहले तहरीक अदम एतमाद सूबे में लेके आएंगे या फिर कौमी असम्बली में लेके आएंगे। लाहौर हाई कोर्ट का मुल्जिमान को बैरून मुल्क जाने से रोकने से मुतल्लिक बड़ा फैसला। केस का फैसला ना होने पर मुल्जिम को बैरून मुल्क सफ़र से नहीं रोका जा सकता। अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। अदालत ने दोनों शहरियों को ब्लैक लिस्ट करने के इकदाम को गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत ने DGFIA को तमाम इमिग्रेशन पॉइंट्स पर हिदायत देने का हुक्म दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने एक ही नौइयत की 2 दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट का मुल्जिमान को बैरून मुल्क जाने से रोकने से मुतालिक बड़ा फैसला। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, बताइएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने जेर समाअत मुकदमात के मुल्जिमान को बैरून मुल्क जाने से रोकने से मुतल्लिक बड़ा फैसला जारी कर दिया है। केस का फैसला न होने पर मुल्जिमान को बैरून मुल्क सफर करने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने पासपोर्ट एंड वीजा मैनुअल 2006 का पैरा 51 की कलम करार दे दिया, जबकि अदालत ने दोनों शहरियों को ब्लैकलिस्ट करने के इकदाम को भी गैर कानूनी गैर आईनी करार देते हुए DGFIA को तमाम इमिग्रेशन पॉइंट पर हदायत देने के अहकाम जारी कर दिए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने एक ही नौइयत की 2 अलग अलग दरख्वास्तों पर 21 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की 2004 में वतन वापसी से मुतल्लिक कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया। जस्टिस तारिक शेख ने फैसले में ये लिखा कि रियासत आइन
मुकम्मल बुनियादी हुकूक की गारंटी नहीं देता बल्कि कानून की अमलदारी से मशरूत करता है। ऐसा बुनियादी हुकूक का कोई मकसद नहीं जिससे रियासत खुद खतरे में आ जाए। अगर रियासत खतरे में हो तो उससे जुड़ी चीजें भी खतरे में होती हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेह ने फैसले में ये भी लिखा कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के आर्टिकल 13 के तहत हर किसी को किसी भी रियासत में आने जाने की खुली इजाजत है। आइन का आर्टिकल 15 भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है। अदालत ने 2 शहरियों को ब्लैक लिस्ट करने का इक़दाम कलअदम करार दे दिया और इसके साथ साथ फैसले में ये भी लिखा कि किसी मुलजिम को जिसका मुकदमा ज़ेरे समाअत हो उसको बिरोने मुल्क जाने से नहीं रोका जा सकता। और इस हवाले से जस्टिस तारिक सलीम शेह ने दोनों दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया और ये भी कहा कि ये ग्राउंड किसी को बिरोने मुल्क सफर करने से नहीं रोकी जा सकती कि उनका जो मुकदमा है वो ज़ेरे समाअत है। अदालत ने इस हवाले से दोनों अफराद को बिरोने मुल्क जाने की इजाजत देते हुए उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त आपको नारोवाल लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पार्टी है उसके नवाज शरीफ साहब जो है वो तो कन्विक्ट होके भागे हुए हैं, लंदन बैठे हैं, और जो उनके शहबाज शरीफ साहब थे या हैं उनके हालात आप देख लें कि उनके मुंशियों के अकाउंट से खरबों रुपए जो है अरबों रुपए निकल रहे हैं। तो ये क्या इन्होंने लीडरशिप देनी है और क्या इन्होंने बेहतरी करनी है? ये तो सिर्फ एक अपनी दौलत को बचाने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि आइंदा इनको ये जो उन पे जो गिरफ्त मजबूत हो रही है उससे डरने के लिए कर रहे हैं। करते रहे, 3.5 साल हो गए हैं। पहले भी इन्होंने हम तो जिस दिन आए थे उस दिन से ये कह रहे थे कि जी हम उल्टा देंगे 3.5 साल हो गए। अभी तो हम वहीं हैं, इंशाल्लाह अपने टेन्योर पूरा करेंगे। तालीम जो कोरोना जब आई तो उससे बड़ा तालीम को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और हमें स्कूल भी बंद करने पड़े, यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज सारे बंद करने पड़े। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से और गवर्नमेंट की एफर्ट से जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुई है, जिस तरीके से हमने ये सारा मैनेज किया है, अब ये ओमिक्रॉन की जब वेव आई तो हमें स्कूल बंद करने नहीं पड़े और हम स्कूल आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे इसहाक डार ने सेनेट की नशिस्त का हलफ उठाने के लिए चेयरमैन सेनेट को आगाह कर दिया। वीडियो लिंक के जरिए हलफ लेने की इस्तदा की गई है। इसहाक डार ने चेयरमैन सेनेट को खत में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनकी कामयाबी मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सेनेट की नशिस्त पर इनके इंतखाब को चैलेंज करने से पैदा होने वाला कानूनी तनाज़ा हल हो चुका। इन्होंने आगाह किया कि बरतानिया में ज़ेरे इलाज होने के सबब फ़िलहाल वो ज़ाती तौर पर आने से कासिर हैं। बतौर सेनेटर वीडियो लिंक के जरिए हल्फ लिया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क में मईशत अपने पांव पर खड़ी हो रही है। इमरान खान पाकिस्तान को इस्लामी फलाही ममलिकत बना रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि सेहत कार्ड के बाद तनख्वाहों में 15% मजीद इजाफा किया। 1 साल में आमदनियों में मजीद इजाफा होगा। मुल्क की माशी हालत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुल्क की बेहतरी के मंशूर को सामने रखकर तमाम इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन जमातों का हर शोशा नाकाम रहा, ये इकट्ठे होकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। उस्मान बुज़दार का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क की दौलत लूटने वालों के खिलाफ डटकर खड़े हैं। आवाम इस्तीफ़ों, लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की बातें सुनकर तंग आ चुके। लोग जान चुके अपोजिशन के पास फलाह आमा का कोई एजेंडा नहीं। कौम वज़ीर आज़म के साथ थी और रहेगी। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर का कहना है कि अपोजिशन आइंदा इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से मुत्तहिद हो रही है। हुकूमत इत्तेहादियों के इनकार से मुखालफीन के अरमान आंसुओं में बह गए। हसन खावर का कहना है कि अपोजिशन के ख्वाब ख्यालों के महल तामीर होने से पहले ही ज़मींबोस हो गए। सियासी मुखालफीन के कैंपों में मायूसी के बादल मंडला रहे हैं। अपोजिशन को अगले इलेक्शन में शिकस्त वाज़े नजर आ रही है। हर तरफ से नाकामी के बाद अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का नया ड्रामा रचाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारतीय रियासत कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी के इकदाम की मजम्मत की है। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वजारत खारजा में तलब करके इस इकदाम पर हुकूमत पाकिस्तान की शदीद तशवीश और मजम्मत से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को पाकिस्तान की गहरी तशवीश से आगाह किया गया और जोर दिया वो भारतीय हुकूमत को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह करें। तर्जुमान का कहना था भारत में मनफी दकियानूसी तसव्वुरात और इम्तियाजी सलूक जारी है।
بی جے پی قیادت کی خاموشی اور ہندوتوا کے حامیوں کے خلاف قابل فہم کارروائی کی عدم موجودگی پر تشویش ہے۔ اس طریقے سے پوری عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں بہت ساری سٹوریز، لیکن اب ان ساری سٹوریز کے ڈاکومنٹس رفتہ رفتہ پہنچ رہے ہیں، اور کل ہی آپ کے سامنے میڈیا نے ریویل کیے اور بہت سارے ڈاکومنٹس، اور کچھ ڈاکومنٹس میں بھی آج آپ کو دکھاؤں گا۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ احتساب کے معاملے کو چھوڑیں، آپ ان کے ساتھ بات چیت کر کے آگے بڑھیں، ملک کو بات چیت کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں دیتا کہ کیوں جو بی بی سی نے سٹوری کی ان کی کرپشن پر، اس پر انہوں نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا آج تک۔ بی بی سی کے اوپر یہ کورٹ میں کیس کرتے انہوں نے غلط سٹوری کی تھی، تو وال سٹریٹ نے اگر ان کی کرپشن کے اوپر سٹوری کی ہے تو یہ اس پر انہوں نے نہ کوئی انہیں ہرجانے کا نوٹس بھیجا، نہ جواب دیا۔ ریمنڈ بیکر نے اپنی کتاب کے اندر ان کی کرپشن کی ہوشربا تفصیلات دیں، آج تک ریمنڈ بیکر کو انہوں نے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں دی۔ آئی سی آئی جے میں پیناما میں جو کچھ ریویل ہوا اس کی ان کو سزائیں ہو چکی، آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں بجائے کوئی جواب دینے کے انہوں نے کیلبری فونٹوں کے ساتھ جعلی دستاویزات دی، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو جواب دوں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کیوں فیصلہ کیا تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب جیسے کرپٹ آدمی کے ساتھ بات نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ الحق ہے، وہ آخرکار درست ثابت ہوا۔ 1990 میں شہباز شریف صاحب، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنی ٹیکس ریٹرن جو انہوں نے خود اپنی طرف سے فائل کی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری مالیت ہے، جو مصدقہ ریکارڈ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ چیلنج کرتے ہیں تو وہ ریکارڈ ان کو فراہم کر دیا جائے گا، آپ سب کے پاس بھی ریکارڈ ہے۔ 1990 میں شہباز شریف صاحب، ان کے بیٹوں، ان کی بیگمات کی کل مالیت 21 لاکھ روپے تھی۔ اب جو پاکستان کے شہری ہیں جن کی مالیت 1990 میں 21 لاکھ روپے تھی، وہ تمام اب غور سے سن لیں کہ ان کے پاس بھی، پھر ان کے چپڑاسیوں کے پاس کیا 4 ارب روپیہ ہے آج؟ تو جن کی 21 لاکھ ٹوٹل مالیت ان کے اپنے مطابق تھی، 1998 میں اسی خاندان کے مطابق ان کے ٹیکس ریٹرن جو انہوں نے فائل کیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ 1,48 لاکھ روپیہ 1998 میں ان کی ٹوٹل مالیت تھی، ٹوٹل ان کی جو ان کے پاس سرمایہ تھا وہ تھا۔ اور یہ صرف شہباز شریف نہیں، ان کے بیٹے، ان کی بیگمات، پورے گھرانے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد 2018 میں یہ ایک بندے کے پاس 7 8 ارب کی پراپرٹی آ گئی، جو ان کی اپنی کہے ہوئے پیسے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ اور اب جو ڈاکومنٹ سامنے آ رہے ہیں اس میں تو ایک چپڑاسی ان کا جو ہے، جس کی 9,000 تنخواہ ہے، ملک مقصود چپڑاسی، اب جب بھی شہباز شریف کا نام یاد آئے، آپ کو شکل آئے ٹیلی ویژن پہ، تو مجھے بالکل، میں نے ساری زندگی یہی چیزیں پڑھائی ہوئی ہیں یونیورسٹیوں میں، تو مجھے بالکل پتا ہے کہ اب جب شہباز شریف کا چہرہ آئے گا تو ان کا نام تو میاں محمد شہباز شریف ہے، لیکن دیکھنے والے کو جو نام یاد آئے گا وہ ملک مقصود چپڑاسی آئے گا۔ اور جب تک وہ نہیں آئے گا، اور جب تک اس کے اوپر ہماری عدالتیں فیصلے نہیں کریں گی، اور بار بار ان کو تاریخیں دی جائیں گی، کبھی یہ کرائے کی، اب پچھلی دفعہ لاہور میں یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے تشریف لائے، اس کی سی سی ٹی وی موجود ہے ہر جگہ، اور ساتھ یہ کرائے کی ایمبولینس لے کے آئے پیچھے، اور اندر جا کے کہا کہ میں تو ایمبولینس کے اندر لیٹ کے آیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں اس طرح کے بندے کے ساتھ عمران خان ہاتھ میں لائیں، ان سے بات کریں، عمران خان نہیں کرے گا۔ اس کا عمران خان کو جو بھی نقصان فائدہ ہو، لیکن عمران خان یہ کام نہیں کرے گا۔ اب آتے ہیں جو ابھی ان کے صاحبزادے نے کام کیے ان پہ۔ یہ ڈاکومنٹ میں پہلا آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ڈاکومنٹ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ڈاکومنٹ حکومت پاکستان کا نہیں ہے۔ انہیں لندن کے علاج پہ، لندن کے ڈاکٹروں کے اوپر بہت بھروسہ ہے۔ پاکستان میں جب نواز شریف صاحب کے ساتھ جیل میں ملنے گیا تھا، میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھیں،
ان میں ایک ملاقات میں جو پاکستانی ڈاکٹرز تھے، جب بار بار نواز شریف صاحب نے ان کی بڑی تعریف کی باہر کے ڈاکٹروں کی، تو پھر ایک ڈاکٹر صاحب تھے، دو تو بیچارے شریف آدمی تھے، نہیں بولے. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کی سیلف اسٹیم جب ہرٹ ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جب آپ نے پچھلا پروسیجر کروایا تھا اور انہوں نے آپ کی ایک آرٹری پھاڑ دی تھی، تو اگر آپ پاکستان میں کراتے تو اللہ کے حکم سے وہ نہ پھٹتی، کیونکہ وہاں پہ ڈاکٹر شاید اس نے 500 سرجریاں کی ہوتی ہیں ٹوٹل، اور یہاں کے ڈاکٹر نے شاید 15,000 سرجری کی ہوتی ہے. تو کیونکہ یہاں پر سرجریز کرنے کی تعداد ڈاکٹرز کی زیادہ، مین کہ ڈاکٹر زیادہ بار وہی عمل کرتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں مصدقہ اصول ہے. جیسے پائلٹس ہیں، ان کے نمبر آف آورز گنے جاتے ہیں، جرنلسٹ ہے، اس کی نمبر آف سٹوریز گنی جاتی ہیں. اسی طریقے سے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انہوں نے کتنے آپریشنز اسائنمنٹس کر رکھی ہیں، اس کی بیس پہ ان کی ایکسپرٹیز یا ان کی مہارت کا جو ہے ان کا جو ریٹ ہوتا ہے سکسیس کا، اس کی بیس کے اوپر ہوتا ہے. تو پاکستانی ڈاکٹرز کا ریٹ تو ان سے کہیں بہتر ہے، پاکستانی ڈاکٹر تو ان سے کہیں بہتر ہیں. ادروائز اگر ایسا نہ ہو تو میرے دوست ملک عمران یا ڈاکٹر عمر طور یا جتنے بھی ڈاکٹر ہیں امریکہ کے اندر پاکستانی